क्या वास्तव में लिजर्ड पीपल हमारे बीच भेष बदल कर रहते हैं और कैसे हम इंडियंस को एक साल में 12 महीनों की बजाय सिर्फ 9.5 महीने ही मिल रहे हैं। सच जानकर हिल जाएंगे आप। साथ ही साथ आज आप टाइम ट्रेवल की एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में भी जानने वाले हैं जिसे सुनने के बाद एक्चुअली में आपको भी बिलीव हो जाएगा कि हम इंसान टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज की वीडियो में आपको पता चलने वाली है कुछ ऐसी बातें जो फॉर श्योर आप तक कभी भी आने नहीं दी गई होंगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। गाइस, हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि हमसे ये कहते हैं कि भाई अगर हमें हमारी लाइफ में कुछ भी अचीव करना है या फिर हेल्दी रहना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा खुश या फिर हंसते रहना चाहिए। बट यार, कोई भी ये नहीं बता रहा है कि एक्चुअली में एक दिन में हमें कितना खुश रहना है। अब ये जानने के बाद आप में से बहुत से लोग बोलेंगे कि क्या आकाश भाई, खुश रहने का भी कोई पैरामीटर होता है क्या? भाई साहब, बिल्कुल होता है और खुद साइंस ने इसे प्रूफ करके दिखाया है। एक्चुअली गाइस देखो, ये नॉलेज शायद आप तक नहीं आने दी गई होगी, लेकिन साल 2010, 2012 और 2016 में अलग अलग कंट्रीज में कंबाइंड 4 लाख लोगों के ऊपर ना एक रिसर्च को कंडक्ट किया गया, जिसमें भाई साहब रिसर्चर्स को यह पता चला कि अगर एक मेल एक दिन में 8 से 10 बार हंस रहा है और एक फीमेल 18 से 22 बार हंस रही है या फिर स्माइल भी कर रही है, तब भी उसकी बॉडी ना सिर्फ ज्यादा हेल्दी बनती है बल्कि एक्चुअली में उनका जो दिमाग हुआ ना वो भी हायर स्टेट में जाकर काम करने लगता है। तो देखो गाइस, अब आगे बढ़ने से पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ये काउंटिंग वाला डिफरेंस मेल और फीमेल के बीच में क्यों आ गया। तो देखो गाइस, बात बिल्कुल ही सीधी है कि जब भी कोई भी एक पुरुष हंसता है या फिर स्माइल करता है तो उसके दिमाग में ना भाई अच्छी खासी क्वांटिटी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जबकि बात अगर लेडीज की करूं तो इस सेक्टर में उनके दिमाग में जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं ना, ये हर स्माइल या फिर हंसी में कम रिलीज होते हैं। और देखो, यही वो सबसे बड़ा रीजन है जिसके चलते हुए हम मर्दों का काम 8 से 10 बार में चल जाता है, जबकि जो लेडीज होती हैं उन्हें दिन में 18 से 22 बार हंसना होता है। अब गाइस, यहां पर देखो, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप इससे ज्यादा बार हंसते हो ना तो ये चीज आपके दिमाग को ओवर स्टिमुलेट कर देती है और आप एक तरीके से रेस्टलेस वाली पोजीशन में चले जाते हो। हालांकि देखो गाइस, प्रैक्टिकल बात ये भी पूरे तरीके से सच है कि भाई कोई भी काउंट करके स्माइल नहीं कर सकता है और ना ही हंस सकता है। ये बेवकूफी भरी बात है। बट भाई देखो, क्योंकि ऑथेंटिक स्टैट्स जो है वो साइंस ने प्रूफ करके दिखाए हैं, तो इंफॉर्मेशन देने का जो फर्ज है भाई मेरा तो वो बनता ही है। तो गाइस देखो, मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि अगर आप दिन में काफी ज्यादा कम खुश रह रहे हो या कम हंस रहे हो ना, तो भाई थोड़ा सा कॉन्शियस होकर एटलीस्ट दिन में 8 से 12 बार तो ट्राई किया ही कीजिए कि आप खुलकर हंस सकें। क्योंकि गाइस देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर सिर्फ 2 से 3 महीने तक आप ये आदत डाल लेते हो ना, तो सबकॉन्शियसली आप ना सिर्फ ज्यादा अट्रैक्टिव दिखने लगोगे बल्कि आप सक्सेस को भी अट्रैक्ट कर लोगे। तो गाइस, अपनी ही भलाई के लिए इस चीज को ट्राई जरूर कीजिएगा। गाइस देखो, ये तो हम सभी को पता है कि बात अगर इंटेलिजेंस एजेंसीज की जाए तो यूएसए की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है ना, वो भाई ऑलमोस्ट वर्ल्ड में टॉप पर ही रैंक करती हैं। लेकिन अगर इसी सेक्टर में आप थोड़ी सी डीप रिसर्च करेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि ये जो सक्सेस का स्पाइक है ना, ये साल 2021 से कुछ ज्यादा ही स्ट्रेट हो रहा है। मतलब कि देखो गाइस, साल 2021 के बाद से ही ना यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसीज भाई एक के बाद एक ऐसे कीर्तिमान रचती हुई चली जा रही हैं जो किसी दूसरी एजेंसीज के लिए रच पाना भाई नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो अब इस पॉइंट पर भाई ये सवाल तो जरूर खड़ा हो जाता है कि आखिर साल 2021 में ऐसा कौन सा ही चमत्कार हो गया जिसके चलते हुए यूएस की जो एजेंसीज हैं ये भाई नेक्स्ट टू लेवल पर जा चुकी हैं। तो गाइस देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसके पीछे कोई चमत्कार नहीं बल्कि एक सीक्रेट प्रोजेक्ट है जिसको कि द न्यूरल अपलोडिंग के नाम से जाना जाता है। तो देखो गाइस, इस चीज में क्या किया जाता है कि हमारे दिमाग के ऊपर ना बहुत सारे सेंसर्स को लगाया जाता है, जिसके बाद एक एआई डिवाइस हमारे दिमाग की मैपिंग करती है और सारी इंफॉर्मेशन को माइक्रो सेकंड्स के अंदर हमारे दिमाग में अपलोड कर देती है। अब भाई देखो, ये सुनने के बाद आपको साइंस फिक्शनल मूवीज जरूर याद आ गई होंगी, लेकिन देखो ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली चीज काम कैसे करती है वो भी एक्सप्लेन करता हूं। तो देखो गाइस, नॉर्मली जब भी हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं या फिर लर्न करते हैं तो हमारे दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स एक पर्टिकुलर पैटर्न में अलाइन होकर ब्रेन के अंदर न्यूरल पाथ को बनाते हैं। इसके बाद वो न्यूरल पाथ क्या होता है और जो उसका जो पैटर्न होता है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर स्टोर हो जाता है। अब जब भी हमें उस नॉलेज को या फिर उस चीज को याद करना होता है तो हमारे दिमाग क्या करता है, वो दोबारा से उन न्यूरल पाथ्स को काम पर लगा देता है और उस इंफॉर्मेशन को हम आसानी से एक्सेस कर पाते हैं। इन शॉर्ट, हमें वो याद आ जाती है। और देखो गाइस, यही सेम चीज पर आर्टिफिशियल तरीके से इस डिवाइस के साथ होती है। ये डिवाइस क्या करती है कि माइक्रो सेकंड्स के अंदर हमारे दिमाग के अंदर लाखों न्यूरल पाथ्स को बनाकर बहुत सी इंफॉर्मेशन को उसके अंदर अपलोड कर देती है। यानी कि इन शॉर्ट, अगर ये डिवाइस आपके पास है तो आप 50 या 60 बुक्स के हर एक पेज पर कौन सी चीज कहां लिखी गई है ये अपने दिमाग में सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर ही अपलोड कर सकते हो। अब देखो गाइस, क्योंकि इंफॉर्मेशन साल 2021 के हिसाब से काफी ज्यादा अजीब थी तो लोगों को ये लगा कि भाई ये सीक्रेट प्रोजेक्ट है ना, महज बकवास है और ऐसा कुछ भी नहीं है। बट गाइस देखो, सच्चाई तो ये थी कि यही बकवास आज की डेट में लोगों के सामने सच बनकर दोबारा से आ रही है। क्योंकि गाइस देखो, शायद आपको ये नहीं पता होगा लेकिन आज से कुछ दिन पहले ना यूएसए की एक कंपनी ने ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया था कि उन्होंने एक
ऐसी डिवाइस को बनाकर तैयार कर दिया है जो कि माइक्रो सेकंड्स के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन को ह्यूमन ब्रेन के अंदर अपलोड कर सकती है। बट इंटरेस्टिंगली जैसे ही उस कंपनी ने ये स्टेटमेंट दिया, उसके कुछ ही देर के बाद वो कंपनी और उनका ये स्टेटमेंट इंटरनेट से पूरे ही तरीके से गायब हो गया, जिसे देखने के बाद टेक्निकली आप भी ये कह सकते हैं कि भाई शायद एक्चुअली में आज की डेट में भी हमारे पास एक ऐसी डिवाइस मौजूद है जो कि चुटकी बजाते ही हमारे दिमाग के अंदर इतनी इंफॉर्मेशन को भर सकती है जितना हम पूरी जिंदगी मोटी मोटी बुक्स को भी पढ़कर ना भर सके। गाइस, अगर आप भी इंडिया से बाहर किसी वेस्टर्न कंट्री में घूमने गए होंगे तो वहां पर भी आपने एक चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि अक्सर कभी कभार क्या होता है ना कि बड़े ही सरकास्टिक वे में वहां पर हमारी जो स्किन टोन है ना, इसका मजाक उड़ाया जाता है। अब देखो, विदेश को भी छोड़ दो, बात अगर इंडिया की करूं तो हमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि मजाक में अपने थोड़े से डार्क स्किन टोन वाले दोस्त को एक आलू या कलिया कहकर भी पुकारते हैं, जो ऑनेस्टली काफी ज्यादा गलत है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। बट गाइस, क्या आपको पता है कि बात अगर हम इंसानों की ओरिजिनल स्किन टोन की करूं तो भाई साहब वो तो कभी गोरी थी ही नहीं। गाइस, आई एम डैम श्योर ये इंफॉर्मेशन आप तक आने नहीं दी गई होगी, लेकिन देखो शुरुआती दौर में क्या था कि आज से लगभग 3 लाख साल पहले हम जो होमो सेपियंस हैं, इनका ओरिजिन सेंट्रल और वेस्टर्न अफ्रीका में हुआ था। और भाई ये तो हम सभी को पता है कि अफ्रीका की ये जो जगह है ना, ये काफी ज्यादा गर्म हुआ करती थी, जिसकी वजह से हम होमो सेपियंस का जो बेस कलर था, या यूं कहूं कि मूल नेचर ने जो हमें कलर दिया था ना, वो डार्क या फिर गेरुआ हुआ करता था। एंड इवन आप ये जानकर थोड़ा सा शॉक हो जाओगे, लेकिन इसके बाद जब रिसोर्सेज और जगह की कमी होने की वजह से आज से तकरीबन 50,000 या फिर 60,000 साल पहले हम होमो सेपियंस अफ्रीका से माइग्रेट होकर यूरोप और ठंडी जगहों पर पहुंचे ना, तो भाई साहब हमारा जो कोर डीएनए था, ये कभी भी इतनी ठंडक और लो सनलाइट को अडॉप्ट कर ही नहीं पाया, जिसके चलते हुए लाखों लोगों को उस समय इस दुनिया से टाटा बाय बाय भी करना पड़ा था। एंड देन उसके बाद हुआ इवोल्यूशन, और इवोल्यूशन में क्या हुआ कि हमारे डीएनए के ट्रेंड चेंज होने लगे, और जब डीएनए के ट्रेंड चेंज हुए तब जाकर हमारी बॉडी का जो स्किन टोन है ना, ये फेयर होना शुरू हुआ। हालांकि देखो गाइस, ये बात पूरे तरीके से सच है कि हमारी बॉडी के लिए ये चेंज कर पाना भी ना एक बहुत बड़ा टास्क था। सो एट दिस पॉइंट अगर बात ह्यूमन स्पीशी की जाए और हमारी ओरिजिनल स्किन टोन की जाए, जो एक्चुअली में नेचर ने हमें प्रोवाइड करी थी, वो थी भाई साहब गेरुआ, या फिर हम जो इंडियंस की स्किन टोन होती है ना, ठीक वैसी ही। लेकिन भाई साहब देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे इंडिया का और जो बाकी के वेस्टर्न कंट्रीज है ना, उनका एजुकेशन सिस्टम किसने सेट किया है? अंग्रेजों ने। अब अगर ये चीज अंग्रेज पूरी दुनिया को पढ़ा लेते तो काफी हद तक भाई ये चीज उन्हें ही नीचा दिखा रही थी। कैसे सरकास्टिक वे में वो मजाक उड़ा पाते? तो देखो आज की डेट में ना ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज में सारी चीजें तो पढ़ाई जाती है, लेकिन जो ये स्किन टोन वाली चीज है भाई साहब, ये कोर्स से पूरे तरीके से हटा ली गई है। बट सच्चाई तो यही है कि ये जो स्किन टोन है ना चमड़ी का, यही हमारा ओरिजिनल स्किन टोन है, गोरा नहीं। गाइस, अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं ना, सीरियसली भाई उसने मेरा भी दिमाग फाड़ दिया, और ये जानने के बाद आई एम डैम श्योर आप भी बोलोगे कि मैं ये कैसे पॉसिबल है यार। तो गाइस देखो, सीन ये है कि आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि पिछले कुछ सालों से ना, वो चाहे एंड्रॉइड हो या फिर आईफोन हो, उसमें ना स्क्रीन टाइम दिखाने वाला फीचर आ गया है, और ये चीज पिछले 5 या 6 साल में ही हमारे फोन में ज्यादा आई है। उससे पहले इन चीजों के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। तो देखो गाइस, इस पॉइंट पर आप शायद आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि चलो ठीक है, ये फीचर आ गया, बढ़िया बात है, लेकिन मैं 1 साल के अंदर भाई कितने ही घंटे अपने फोन को देखता हूँ। मतलब आप खुद सोचो ना, 1 साल में आप कितने घंटे अपने फोन देख लेते होगे? 24 घंटे, 72 घंटे। भाई 72 घंटे तो बहुत ज्यादा होते हैं, राइट? नहीं गाइस, क्योंकि आप भी जानकर हिल जाओगे, लेकिन रीसेंट स्टडी के बाद पूरे तरीके से क्लियर करती है कि एवरेज एक इंडियन जो है ना, वो पूरे साल में 2.5 महीना अपने फोन के ऊपर बिताता है। यानी कि अगर आप खुद से ये बोल रहे हो ना कि भाई मेरे पास 1 साल यानी कि 12 महीने हैं जिसमें मुझे लाइफ में कुछ कर गुजरना है, तो ये बात तो मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि आपके पास 12 महीने नहीं, सिर्फ 9.5 महीने हैं, क्योंकि 2.5 महीना तो ऑलरेडी आप फोन यूज करने में वेस्ट कर रहे हो ना हर साल। और देखो गाइस, उस 2.5 महीने में भी ना अपने दिल पर हाथ रखकर ये बताना कि आप उस 2.5 महीने में भी कितने वैल्यूएबल कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हो। मतलब लिटरली आज हम जो ये स्वाइप अप कर रहे हैं ना, ये कंटेंट हमारी जिंदगी में आए या फिर ना आए, हमें रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बावजूद इसके भी सिर्फ इन्हीं चीजों को कंज्यूम करने में हम साल के 2.5 महीने को खत्म कर रहे हैं। तो गाइस देखो, मोरल ऑफ दी स्टोरी इज, मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूं कि फोन इस्तेमाल करना ही बंद कर दो, क्योंकि प्रैक्टिकली ये करना इंपॉसिबल है, मैं खुद नहीं कर सकता, तो मैं आपको ज्ञान क्या दूं। बट आप एक चीज कर सकते हो जो मैंने भी करी है, कि कॉन्शियसली जब भी मैं अपने फोन को उठाता हूं तो मैं इस चीज के लिए अवेयर रहता हूं मैं किस तरीके के कंटेंट को कंज्यूम कर रहा हूं, और क्या ये कंटेंट मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है या फिर नहीं।
अगर सिर्फ स्वाइप अप ही मुझे करना होता है तो ऑनेस्टली मैं 5 या 10 मिनट के बाद ना कॉन्शियस होकर अपने फोन को साइड में पटक देता हूं। सो आई होप गाइस जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो गाइस देखो अब विंटर आ चुका है और वो भी अपनी पीक पर आ चुका है, तो अब ऑलमोस्ट हर 5 में से 2-3 लोगों को क्या परेशानी होगी कि उनकी जो नाक है ना वो ठंड की वजह से बंद हो जाती होगी। तो इसी बिहाफ पर आज मैं आपके लिए एक ऐसा लाइफ हैक लेकर आया हूं जो देखो वेस्टर्न कंट्रीज में तो काफी ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन इंडिया में ना बहुत ही कम लोगों को उसके बारे में पता होता है। और वो ये है गाइस कि कभी भी आपको ये फील हो रहा है कि आपकी जो नाक है वो म्यूकस की वजह से काफी ज्यादा ब्लॉक हो गई है, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको बस एक आइस क्यूब को लेना है और अपने मुंह के अंदर रखकर उसे जीभ से ऊपर की तरफ 30 सेकंड तक टच करके रखना है। एंड यू मे बी शॉक्ड, सिर्फ इतना करते हुए ही आपकी जो नाक घंटों से बंद पड़ी हुई है ना भाई साहब, वो चुटकी बजाते ही खुल जाएगी। पर भाई ऐसा होता क्यों है, चलिए इसकी भी साइंस बताता हूं। तो देखो गाइस, जैसे हम ठंडी आइस क्यूब को अपने मुंह के अंदर रखकर उसे कुछ सेकंड तक होल्ड करते हैं ना, हमारे ब्रेन पर ये सिग्नल जाता है कि उसे सलाइवा यानी कि थूक के प्रोडक्शन को बढ़ाना है। और जब ये बर्फ की ठंडक और सलाइवा प्रोडक्शन आपस में मिलते हैं तो क्योंकि देखो ऑलरेडी आपकी नाक जो है वो तो बंद ही पड़ी हुई है, तो ओवरऑल हमारे चेहरे का जो प्रेशर होता है वो काफी ज्यादा अनसर्टेन हो जाता है और उसी को मेंटेन करने के लिए हमारा दिमाग तुरंत ही हमारे नाक के प्रेशर को कम करके एयर फ्लो को मेंटेन करता है। अब जैसी ये चीज होती है, आपकी जुकाम से बंद पड़ी हुई नाक कुछ घंटों के लिए अपने आप ही खुल जाती है। तो अगर आप इस चीज से परेशान रहते हैं और आपको ज्यादा जुकाम वाली प्रॉब्लम नहीं है तो आप इस लाइफ हैक को ट्राई कर सकते हैं। आई एम डैम श्योर आपको ये रिलैक्सेशन वाली जो फीलिंग होती है वो जरूर प्रोवाइड करेगी। गाइस देखो, अगर अभी तक हमारी अर्थ पर सबसे ज्यादा बड़े स्केल में किसी भी परजीवी की बात होती है तो वो है ग्रे एलियंस। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो परजीवी है ना, इनसे इंटरेक्शन के और टेक्नोलॉजी एक्सचेंज के हमें बहुत से एविडेंस देखने को मिलते हैं। अब देखो इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप इस सेक्टर में थोड़ी सी रिसर्च और करेंगे तो खुद आपके सामने कुछ ऐसे पॉइंट्स या फिर घटनाएं आएंगी जिसे जानने के बाद आपको ये लगेगा कि यार देखो ये जो परजीवी है ना, ये हमारी चीजों में इंटरफेयर भी करते हैं, उनके रिजल्ट को भी चेंज कर देते हैं, लेकिन ये जो भी चीज कर रहे होते हैं वो हमारी भलाई के लिए करते हैं। जैसे देखो अगर एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाऊं तो एक बार क्या हुआ कि रशिया ने ना यूएस के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करने के बारे में सोचा और उन्होंने क्या कि मिसाइल को एक्टिवेट भी कर दिया, लेकिन सडनली ये जो स्पेसक्राफ्ट थे अजीब से वो उस मिसाइल के पास आते हैं और उस पूरे ही प्रोजेक्ट को डीएक्टिवेट कर देते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज उन्होंने एक तरीके से हम इंसानों को ही बचाया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ऐसे भाई बहुत से विजुअल इवेंट्स हमें देखने को मिले हैं जिसमें इन तरीके की चीजें हमारे ना वेपन्स के पास आकर उन्हें डीएक्टिवेट कर देती हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप इस ट्रैक रिकॉर्ड को देखोगे तो आपको ये सभी चीजें जानने को पता चल जाएंगी कि भाई देखो जब जब इन्होंने इस चीज को किया है ना, आगे जाकर खुद ह्यूमंस ने ये माना है कि भाई इन लोगों ने हमें हार्म या फिर हमें कह सकते हो कि हमारे बुरा होने से हमारे साथ बचाया है। सो नाउ एट दिस पॉइंट भाई ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि ये परजीवी अचानक से हमारे प्लेनेट के ऊपर आ भी जाते हैं, हमारी चीजों में इंटरफेयर भी करते हैं, हमें बचा भी लेते हैं, हमारी मदद भी करते हैं और हमें नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं, तो भाई इनका ये दिल इतना ज्यादा बड़ा हो क्यों रहा है? वेल गाइस, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड वाइड जनरेट होती है एक ऐसी थ्योरी जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। एक्चुअली गाइस, इस दुनिया में मौजूद बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स खुलकर भी इस बात को सपोर्ट करते हैं कि जो ग्रे एलियंस है ना, ये कुछ और नहीं बल्कि भविष्य से आए हुए हम इंसान ही हैं। और देखो गाइस, इस थ्योरी को सपोर्ट करती हैं दो मेजर बातें। पहला तो अक्सर इन तरीके के परजीवी एंड मोमेंट पर आकर कुछ ऐसे इवेंट को होने से रोक देते हैं जिससे नो डाउट हमारी जो अर्थ का फ्यूचर आएगा ना वो खतरे में आ सकता है। तो मे भी इन लोगों को ऑलरेडी ये पता हो कि पास्ट में हमने क्या क्या गलतियां की हैं जिसको सुधारने के लिए ये फ्यूचर से अपने पास यानी कि हमारे प्रेजेंट में आते हो और सारी चीजों को ठीक करके चले जाते हो। और दूसरा पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है द इवोल्यूशनरी पॉइंट। और एक्चुअली में ये पॉइंट भाई साहब आपके होश उड़ा देने वाला है। तो देखो गाइस, सीन कुछ ऐसा है कि आज की डेट में ना हमारे पास बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं जो कि हमारे चेहरे के हर एक एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करके आसानी से ये बता सकती हैं कि हजारों सालों के बाद हम इंसान एक्चुअली में दिखेंगे कैसे। क्योंकि देखो प्रैक्टिकली इवोल्यूशन तो अभी भी चल रहा है ना, हम पहले कुछ इस तरीके के दिखते थे, आज हम इस तरीके के दिखते हैं, आज से हजारों साल बाद जो होगा वो डेफिनेटली अलग तरीके के दिखेंगे। तो देखो गाइस, इस पॉइंट पर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर एआई को इस काम को सौंप दिया जाए तो एआई जिस तरीके की हम ह्यूमंस की इमेज बनाता है यानी कि 10,000 साल बाद हम किस तरीके के दिखेंगे, तो हमारा कैरेक्टर इन तरीके के जो ग्रे एलियंस हमें दिखे हैं उनसे भाई साहब स्टेट 98% तक मैच करता है। और देखो गाइस, ये मैं नहीं बोल रहा हूं बल्कि रिसेंटली हमारी एआई टेक्नोलॉजी ही बोल रही है। तो अगर अब ये बात सच है तो काफी हद तक देखो इस कॉन्सेप्ट या फिर थ्योरी को वेट तो मिल जाता है जिसमें एक्चुअली में ये कहा जाता है कि ये परजीवी जो जिन्हें हम परजीवी समझ भी रहे हैं वो एक्चुअली में कहीं बाहर से नहीं आए हैं भाई साहब, ये हमारे ही भविष्य के रूप हैं। एंड ऑनेस्टली गाइस देखो, अगर ये थ्योरी सच है तो मोस्ट प्रोबेबली 5 साल या 10 सालों के अंदर ही इसका जो है वो खुलासा पूरे तरीके से हो जाएगा। और अगर ऐसा हो जाता है
है तो नो डाउट ये चीज हम इंसानों के फ्यूचर को एक ही झटके में बदल कर रख देगी। वैसे गाइज आपको क्या लगता है, क्या इन तरीके की जो ये थ्योरीज है इनमें दम है या फिर नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जरूर। गाइस देखो, अगर आप भी इंटरनेट से काफी ज्यादा फेमिलियर रहते होंगे तो आपके सामने भी कभी ना कोई ऐसी इमेज या फिर वीडियो तो जरूर आई होगी जिसे देखने के बाद आपके दिमाग में भी क्वेश्चन तो जरूर आया होगा कि भाई जिन सेलिब्रिटीज को या फिर जिन बड़े बिजनेसमैन को या पॉलिटिशियंस को हमने देखा है, क्या वो एक्चुअली में इंसान है भी या फिर नहीं? एंड गाइस देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन तरीके की जो चीजें हैं ना उनका दिखना एक टाइम पर काफी ज्यादा कॉमन भी हो गया था। तो अब सवाल तो ये खड़ा होता है कि क्या वास्तव में हम इंसानों के बीच एक ऐसी शेप शिफ्टिंग सभ्यता भी मौजूद है जो कि एक्चुअली में अपने भेष को बदलकर हम इंसानों के साथ रहती है या फिर नहीं? तो चलिए गाइस, आज इस सच्चाई से भी पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। तो देखो गाइस, इस पूरी थ्योरी की शुरुआत होती है साल 1999 से, जब यूके के एक ऑथर और पब्लिक स्पीकर डेविड आइक ने बिगेस्ट सीक्रेट नाम की एक बुक को लिखा, जिसमें उन्होंने ये क्लेम किया कि एक्चुअली में हम इंसानों के बीच बहुत पुराने समय से अनुनाकी रहते हुए आ रहे हैं। अभी अनुनाकी क्या होता है? तो देखो गाइस, बेसिकली अनुनाकी उन तरीके की एक लिजर्ड स्पीशी को कहा जाता है जो कि आसानी से शेप शिफ्ट करके हम इंसानों के बीच रह सकती है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि डेविड ने इस बुक में आगे ये भी क्लेम किया कि ये जो भाई अनुनाकी स्पीशी है ना, ये दुनिया भर के बड़े बड़े पॉलिटिशियन या फिर सेलिब्रिटीज को आसानी से कंट्रोल में रखती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आज की डेट में वर्ल्ड के जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं वो भी या तो इस स्पीशी के जो है वो इन्फ्लुएंस में काम करते हैं या फिर खुद वो इसी स्पीशी से बिलोंग करते हैं। यानी कि इन शॉर्ट, हमारी जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है या हमारी जो वर्ल्ड की पॉलिटिक्स है वो किस डायरेक्शन में जाएगी, कहने का मतलब ये है कि वो जो चीज है ना वो ये अनुनाकी ही डिसाइड करते हैं। अब देखो गाइस, क्योंकि ये चीज काफी ज्यादा अजीब थी और ये स्टेटमेंट भी काफी ज्यादा बड़ा था, तो लोगों ने ना ऑनेस्टली इस चीज को काफी ज्यादा सीरियस नहीं लिया। बट भैया सरप्राइजिंगली इस बुक के मार्केट में आने के कुछ ही सालों के बाद लोगों को टीवी पर या फिर इंटरनेट पर कुछ ऐसी अजीब सी इमेज या फिर वीडियोस दिखने लगी जिसे सुनने या फिर देखने के बाद लोगों को डेविड की बातों पर विश्वास होने लगा। तो देखो गाइस, ये तो बात हो गई डेविड की, लेकिन प्रेजेंट टाइम में एक चीज ने ना भाई मेरे दिमाग में भी एक बड़े क्वेश्चन मार्क को जनरेट किया, और वो ये है कि देखो डेविड ने अपनी बुक में क्या लिखा कि इन तरीके की जो स्पीशी है ना वो बहुत प्राचीन समय से हमारी अर्थ पर रहती हुई आ रही हैं। एंड देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारा जो इंडियन कल्चर है ये दुनिया के सबसे पुराने कल्चर्स में से एक कल्चर है। तो अगर इस तरीके की स्पीशी हमारे अर्थ पर कई सालों से पहले से रहती हुई आ रही है, तो क्या इनके होने या ना होने का कोई भी एविडेंस हमें इंडियन कल्चर में भी देखने को मिलता है? एंड गेस व्हाट, मेरे सामने आई एक ऐसी इंफॉर्मेशन जिसने लिटरली भाई मुझे भी हिलाकर रख दिया। एक्चुअली गाइस, हमारे इंडियन कल्चर में भी इन तरीके के रेप्टिलियंस या फिर नाग लोगों का जिक्र हमें मिलता है, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये स्पीशी उस समय के हिसाब से ना सिर्फ काफी ज्यादा एडवांस थी बल्कि ये लोगों की मदद भी किया करती थी। एंड इवन पुराण और महाभारत जैसे ग्रंथों में भी नाग लोग का जिक्र हमें देखने को मिलता है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि जमीन के नीचे रहने वाली एक एडवांस सिविलाइजेशन थी जो काफी हद तक मिस्टीरियस भी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि श्री भगवत गीता में भी इन तरीके के लोगों का जिक्र हमें अक्सर होता हुआ दिखाई देता है। एंड यू मे बी शॉक्ड, लेकिन ये चीज भाई साहब सिर्फ इंडियन कल्चर तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी और रिसर्च इनके ऊपर करेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि सुमेरियन सिविलाइजेशन में इन लोगों को अनुनाकी, माया सिविलाइजेशन में कुकुलगम, ग्रीक माइथोलॉजी में मेडेसा और गोर्गोन्स, और इवन चाइनीज माइथोलॉजी में लॉन्ग टेल रेप्टिलियन ड्रैगन्स के नाम से जाना जाता है। तो देखो गाइस, इस पॉइंट पर यह बात तो पूरे तरीके से क्लियर हो जाती है कि इन तरीके की स्पीशी का जिक्र सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज में ही नहीं बल्कि इंडियन कल्चर और ऑलमोस्ट सभी देशों के कल्चर में कहीं ना कहीं हमें होता हुआ तो नजर जरूर आता है। एंड अगेन गाइस, देखो ये बात मैं बार बार बोलता हूं कि अगर कोई चीज देखो फर्जी है ना तो उसका जिक्र आपको एक छोटे एरिया में या मैक्सिमम भाई 1 या 2 कंट्री में होता हुआ मिलेगा, लेकिन अगर पूरी ही दुनिया के सभी देशों में एक ही सिमिलरिटी जैसी चीज आपको अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों के द्वारा लिखी हुई मिल रही है ना, सो भाई इट मींस कि उस स्टेटमेंट में अपने आप में तो दम जरूर है। तो गाइस देखो, अब इस पॉइंट तक आपको इस स्पीशी की प्रेजेंस के जो है वो एविडेंस तो वो पूरे तरीके से मिल चुके होंगे। तो अब चलो गाइस ये जानने की कोशिश करते हैं कि फिर हमारी साइंस इस चीज के ऊपर बोलती क्या है। तो गाइस देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट बात अगर साइंस की जाए तो हमारी जो साइंस है ना वो इन तरीके की थ्योरीज को टोटल ही बकवास मानती है, क्योंकि आज तक भी हमारी मेडिकल साइंस को इस तरीके का कोई भी डीएनए देखने को नहीं मिला है जिसमें इंसान और रेप्टिलियंस के जो डीएनए ट्रेंड हो वो एक ही में मर्ज हुए दिखे हो। अब देखो गाइस, मिले नहीं है या फिर दुनिया के सामने नहीं लाए गए हैं, ये तो भाई देखो कोई भी डंके की चोट पर
नहीं बता सकता, लेकिन हाँ एक चीज जिसे साइंस भी निग्लेक्ट नहीं कर सकती वो ये है हम इंसानों से पहले अर्थ पर रहने वाली कुछ सिविलाइजेशन। तो देखो गाइस, सच बात तो ये है कि डायनासोर के अर्थ से विलुप्त होने और हम होमो सेपियंस के अर्थ पर अस्तित्व में आने के बीच ना अगर गैप देखा जाए तो भाई साहब वो गैप बैठता है 6.5 करोड़ साल का। तो क्या यहां पर यह पॉसिबिलिटी नहीं बनती है कि इन 6.5 करोड़ साल में भी कोई ऐसी एडवांस स्पीशी हमारे अर्थ पर रहती हो जो टेक्निकली हमसे ज्यादा एडवांस हो और आसानी से शेप शिफ्ट कर सकती हो? भाई साहब बिल्कुल बैठती है। तो देखो अब यहां पर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन भी आया होगा कि भाई अगर ऐसा होता तो देखो हमें डायनासोर के फॉसिल्स या फिर अवशेष तो देखने को मिल रहे हैं, अगर कोई एडवांस रेप्टिलियन या फिर शेप शिफ्टिंग वाली स्पीशी अर्थ पर रहती, मतलब इस बीच में पाई जाती, तो भाई उनके भी तो एविडेंस हमें देखने को मिलते। तो गाइस देखो ये जो चीज है ना ये इतनी भी ज्यादा ईजी नहीं है जितना हम इसे समझ रहे हैं, क्योंकि देखो गाइस बात अगर डायनासोर स्पीशीज की भी की जाए ना तो वो हमारी अर्थ पर 1-2 हजार साल नहीं बल्कि कई लाख सालों तक रही थी। एंड देन उसके बाद भी उनका साइज था ना वो काफी ज्यादा मैसिव हुआ करता था, जिसके चलते हुए आज भी हमें अगर प्रॉपर फॉसिल्स की अगर आप बात करोगे ना तो मुश्किल से भाई 100 या 150 ही मिले हैं, उससे ज्यादा प्रॉपर फॉसिल्स अभी तक हमें डायनासोर के हमें अभी भी नहीं मिले हैं। जब भी देखो ये बात पूरी तरीके से क्लियर है कि डायनासोर के साथ बहुत सी ऐसी स्पीशी भी रहती होंगी, लेकिन क्योंकि उनका साइज छोटा होता था तो उनके बारे में आज तक भी हमें पता नहीं चल पाया है। एंड इवन अगर अब आप इस भ्रम में रह रहे हो कि अगर बाई चांस आज अर्थ खत्म हो जाती है और आज से 6 करोड़ साल के बाद कोई सिविलाइजेशन होगी वो हम इंसानों की भी ट्रेस को ढूंढ पाएगी, तो भाई साहब देखो ये मेरे शब्द नहीं है जो मैं बोलने वाला हूं, क्योंकि खुद हमारी साइंस ये कहती है कि इसकी जो पॉसिबिलिटी होगी ना वो 0.1% होगी, क्योंकि इतने ज्यादा लंबे समय के बाद हमने जो टेक्नोलॉजी बनाई होगी, हमने जो घर और बिल्डिंग्स बनाए होंगे ना भाई भी वो भी मिट्टी में मिलकर पूरे तरीके से खत्म हो चुके होंगे। तो जो हमारे फॉसिल्स होंगे ना वो भी 6 करोड़ साल के बाद दूसरी अगर सिविलाइजेशन आती है अर्थ पर उसे वो आसानी से नहीं मिल सकते, वो भी नहीं मानेगी कि मुझसे पहले इंसान जैसी कोई सिविलाइजेशन अर्थ पर रहती होगी। और देखो गाइस यही वो सबसे बड़ा रीजन भी है जिसके चलते हुए इस थ्योरी पर आकर ना साइंस के पास भी कोई जवाब मौजूद नहीं है जिसमें वो बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना ताल ठोक कर ये बोल दे कि नहीं जी ऐसी रेप्टिलियन स्पीशी तो हमारी अर्थ पर कभी हो ही नहीं सकती थी। नहीं भाई ऐसा हो सकता है कि ऐसी स्पीशी रहती हो। तो देखो गाइस इन दी लास्ट अब बात अगर इन फोटोज या वीडियोस की जाए तो ये ऑलरेडी इंटरनेट पर मौजूद हैं। पुराने ग्रंथों की बात की जाए, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि किस ग्रंथ में किस नाम से इन्हें जाना जाता था और एक्चुअली में बिलोंग करते थे या फिर नहीं करते थे। तो मे बी अब देखो अगर आप इन सारी चीजों को देखोगे तो आप ये कह सकते हो कि हाँ शायद हो सकता है कि हम इंसानों से पहले से ही इन तरीके की रेप्टिलियन स्पीशी रहती हो और आज भी उनमें से कुछ जो है वो बचे हुए हो और भेस बदल कर हमारे बीच में रह रहे हो। और देखो बात अगर साइंस के पर्सपेक्टिव में की जाए तो साइंस इसे बिल्कुल भी नहीं मानता है, साइंस के लिए सिर्फ एक ये थ्योरी है। तो अब ये सारी चीजें मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, जो मैंने दिखाया है, जो साइंस ने बोला है, मैंने सारी चीजें आपके सामने रख दी हैं। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या इन तरीके की स्पीशी हो सकती हैं या फिर सिर्फ भाई ये थ्योरी है, ये सब फर्जी है, जो भी था कुछ भी नहीं है, सिर्फ कहानियां ही हैं। जो भी हो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने आकाश भाई के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आई होप गाइस आज का एपिसोड आपको पसंद आएगा और आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। मुझसे इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा या फिर आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद।